हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 8 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यानी जो भारत है इसने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने दिया है 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 6 मिलियन इसमें यूएसडी 15.5 मिलियन डॉलर की राशि दी गई है और 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र फंड सहित 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस कुल फंड में सभी विकासशील देश भागीदारी के पात्र हैं और इससे 9.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर राष्ट्रीय मंडल देशों को समर्पित हैं। और इस राशि का जो चेक है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन के निदेशक जॉर्ज चेडीएफ को सौंपा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। तो अब इनको सीएजी नियुक्त करने के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा को बना दिया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू के सीएजी बनने पर इनसे पहले जो सीएजी थे वो थे राजीव महर्षि और ये स्थान लेंगे राजीव महर्षि का। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये भारत के 14वें नंबर के सीएजी हैं और ये 8 अगस्त 2020 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और ये जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं ये जब गुजरात के सीएम थे तब उनके प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जो सीएजी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसान रेल सेवा का शुभारंभ भारतीय रेल ने किन 2 स्टेशनों के बीच किया है। तो आज रेलवे ने इसका शुभारंभ किया है और यह किया है नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर, इन दोनों के बीच में है चलेगी। यानी महाराष्ट्र से बिहार, नासिक के देवलाली से दानापुर। और यह जो ट्रेन है ये 31 घंटे के अंदर 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। और यह हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को रवाना किया। और ये चलाई क्यों गई है? क्योंकि यह ट्रेन जल्दी ख़राब होने वाली जो सामान हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जैसे कृषि उत्पाद हैं, उनको कम समय में बाज़ार में लाने में यह मदद करेगी। फ्रोजन कंटेनरों के जरिए ट्रेन मछली, मांस और दूध के समावेश के लिए निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड आपूर्ति श्रृंखला बनने की भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकारी उपकरणों पर चीन स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक किस संसद ने पास किया है। तो यह पास किया है अमेरिकी संसद ने। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाली वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने का एक विधेयक पास जारी कर दिया गया है। और यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद यह कानून में बदल जाएगा जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। टिकटॉक है इसको जिसने विकसित किया था वह थी बाइटी डांस कंपनी और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में और इसके संस्थापक थे झांग यिमिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिन देश में हर हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और इस उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में के शताब्दी हॉल में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है।
तो जो WTF स्पोर्ट्स है, ये एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और इसने 2 क्रिकेटरों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। इन दोनों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं और यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 पर किसने राष्ट्र को संबोधित किया है। यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसकी मंजूरी 29 जुलाई को दी गई थी, तो 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर राष्ट्र को संबोधित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित PM का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू किया है और जिससे जो ये मंजूरी दी गई थी, यह 1986 की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ली है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का यहाँ पर मार्ग प्रशस्त करना है। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दिए, अगर उसके मुख्य पॉइंटों की बात करें तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए वैज्ञानिक कदमों को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 से 4 वर्षों में व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद मंजूरी दी गई है और नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को मजबूत करने की नींव है। प्रत्येक छात्र भविष्य के लिए तैयार होगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान होगा। और यहाँ पर और भी मोदी जी ने बहुत सी बातें की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली गतिशील कोविड टेस्टिंग लैब किस राज्य ने शुरू की है। तो यह शुरू की है कर्नाटक राज्य ने और कर्नाटक सरकार ने इसे बेंगलुरु में भारत की पहली चिकित्सा अनुसंधान परिषद मान्यता प्राप्त गतिशील कोविड-19 टेस्टिंग लैब यहाँ पर शुरू की है। इसे भारतीय विज्ञान संस्था के द्वारा विकसित किया गया था और इसे मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब नाम दिया गया है और यह 4 घंटे में 100% सटीकता सहित प्रति माह 9000 RT-PCR टेस्ट करने में सक्षम रहेगी और इसे राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। और यह जो वैन है ये H1N1 TB HPV और HIV का भी टेस्ट कर सकेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IBBI ने ऋण प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया है, इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं MS साहू। और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने यानी IBBI ऋण शोधन प्रक्रिया इन्होंने तीसरा संशोधन किया है, विनियम 2020 को अधिसूचित किया है और नए नियमों में स्पष्टता बढ़ाकर ऋण शोधन को देय शुल्क निर्धारित करने हेतु लेनदारों की समिति की आवश्यकता होगी और शुल्क निर्धारण न होने की स्थिति में विनिमय प्राप्त और वितरित राशि के प्रतिशत के रूप में यह शुल्क निर्धारित करेगा। और यह स्पष्ट करता है कि यदि ऋण शोधन की कोई भी राशि प्राप्त करता है लेकिन वितरित नहीं करता तो यह जुर्माने का हकदार भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट पुणे यानी रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे ने और यह DRDO के अंतर्गत आता है। यह जो संस्थान है ये DRDO के अंतर्गत आता है और इसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर 36 घंटे बिना रुके डिजिटल सॉफ्टवेयर उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता हुई थी और यह हमारे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा इन दोनों के द्वारा नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NIT में संयुक्त रूप से यह आयोजित की गई थी। और यहाँ पर एज ऑफ अल्ट्रॉन नामक डाइट की टीम ने
यहाँ पर एक थी डॉक्टर सुनीता धवले। इनके नेतृत्व में यहाँ पर 6 आदमियों ने काम किया और इन्होंने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए भी जीते हैं। हम बात करें निधन की तो जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन हो गया और ये 44 वर्षीय अभिनेता थे। इन्होंने 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ही। वह कुछ प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों जैसे गीत, हुई सबसे पराई, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहानी घर घर की, फॉर और कोई है इसके हिस्सा भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों जैसे हंसी तो फेज और इत्तेफाक में भी इन्होंने काम किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।